बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पाठ में भी जाना था कि आकस्मिक बलों द्वारा परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। अधिकतर ये परिवर्तन विनाशकारी होते हैं और इनके दो रूप होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। बच्चों, आपने शादी में या किसी अन्य त्यौहार में या किसी समारोह में आपने अनार को जलते हुए अवश्य देखा होगा। जब अनार में हम आग लगाते हैं तब क्या होता है, उसके अंदर भरा हुआ बारूद बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और चिंगारी, राख, गैस के रूप में आसपास फैल जाता है। इसी प्रकार आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भी मंटल की एक परत है, ऊपर भूपर पट्टी की परत है, उसके नीचे मेंटल की परत है। मेंटल के अंदर बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ पर चट्टानें, शैल, खनिज पदार्थ ये सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आंतरिक उथल पुथल के कारण ये जो मेंटल का मैग्मा है ये धरातल से ऊपर एक विस्फोट के रूप में बाहर आ जाता है। तब हम इसे ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो असल में क्या है, मेंटल के गर्म मैग्मा का विस्फोट द्वारा धरातल पर आना ही ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। अब ज्वालामुखी जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि धरातल में, मेंटल में नीचे मैग्मा है। अब ये धरातल पर आने के लिए एक पतली नली द्वारा ये बाहर निकलता है। इस पतली नली को हम निकास नली कहते हैं। अब धरातल पर आने के लिए ये धरातल पर एक बहुत बड़ा छेद करता है। इस छिद्र को हम क्रेटर या वीवर कहते हैं। तो बच्चों, जब मेंटल का गर्म मैग्मा लावा के रूप में एक निकास नली द्वारा धरातल पर छेद करता हुआ विस्फोट करके बाहर निकलता है, तब हम इसे ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्वालामुखी के साथ साथ क्या सिर्फ मैग्मा ही लावा के रूप में बाहर निकलता है? नहीं, कभी कभी अधिकतर ज्वालामुखी के साथ मैग्मा जो लावा के रूप में निकलता है उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ भी धरातल पर आ जाते हैं। ये अन्य पदार्थ क्या है? मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ और पत्थर, ये सभी ज्वालामुखी विस्फोट के समय धरातल पर बाहर आ जाते हैं। और जब ये धरातल पर आते हैं तो इन ज्वालामुखी पदार्थों ये जो हैं ये धरातल पर आकर जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और एक शंकु यानी कि एक त्रिभुज जैसा एक आकार बन जाता है, यानी एक शंकु के आकार का ढेर लग जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इसी से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। कभी कभी यह लावा छेद कर नहीं, बल्कि क्या होता है कि कुछ उथल पुथल के कारण लंबी दरार बन जाती हैं और इन दरारों से, धरातल पर दरार पड़ने से, इन दरारों से जो मैग्मा है वो रुक रुक कर बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलने के कारण लावा की कई परतें बनती चली जाती हैं, जिनके कारण लावा पठार का निर्माण होता है। जैसा कि हमारे भारत का जो दक्षिण का पठार है उसका निर्माण भी इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ज्वालामुखी उद्गार किस कारण से होते हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जैसा कि अभी हमने जाना कि मेंटल में बहुत अधिक गर्मी होती है। इस बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा उबाल आता रहता है, वो उबलता रहता है। और ये मैग्मा क्या है, ये चट्टानें जो हैं वो तरल रूप में वहाँ उपस्थित रहती हैं। गर्मी के कारण खनिज पदार्थ पिघली अवस्था में पाए जाते हैं और ये इतनी गर्मी होती है कि इनमें एक उबाल जैसा आता रहता है। आपको पता है कि भूपर पट्टी कहीं पर मोटी है और कहीं पर थोड़ी सी पतली और थोड़ी कमज़ोर है। तो जहाँ कहीं भी भूपर पट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी पतली है, वहाँ से यह मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर बाहर निकल आता है। तो भूगर्भ में अत्यधिक ताप होने के कारण चट्टानों का पिघली अवस्था में पाए जाना, उनमें उबाल आना, उसके बाद भूपर पट्टी का कमज़ोर होना के कारण ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है। उसके अतिरिक्त हमने पिछले भाग में जाना था कि स्थल मंडलीय प्लेटें भी गति करती रहती हैं, जिनके कारण कुछ बलों की उत्पत्ति होती है। जैसे स्थल मंडलीय प्लेटें जब आमने सामने की दिशा में गति करती हैं तो एक प्लेट का
एक भारी किनारा दूसरी प्लेट के पतले हल्के किनारे के नीचे धंसने लगता है, जिसके कारण वो पिघलने लगता है और लावा के रूप में बाहर आने लगता है। बच्चों, आपने अपने घरों में कुकर में दाल या सब्जी बनते हुए अवश्य देखी होगी। आप जब दाल बनाते हैं तो उसमें पानी डालकर हम उसमें कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अब दाल का पानी जब गर्म होता है तो ये भाप बनने लगता है। भाप का जो उसकी वजह से कुकर के अंदर दबाव बढ़ने लगता है। क्योंकि कुकर का ढक्कन बंद होता है इसलिए भाप आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। अब जैसे जैसे भाप बढ़ती जाती है, दबाव बढ़ता जाता है, तब ये भाप क्या करती है, सीटी के द्वारा बाहर की तरफ निकल आती है। और आपने देखा होगा अगर दाल की मात्रा ज़्यादा है तो भाप के साथ साथ दाल का पानी या कुछ अन्य पदार्थ भी सीटी के द्वारा बाहर निकल आते हैं। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी होती है। कई बार बारिश का पानी या समुद्र तटों का पानी रिस कर धरातल के नीचे जाता रहता है, और जब ये नीचे जाता है तो बहुत अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है, ये भाप बनने लगता है, यानी वाष्प में बदलने लगता है, और वाष्प का आयतन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से पृथ्वी के नीचे दबाव बनने लगता है, और भूपर पट्टी जहाँ कमज़ोर है वहाँ से ये भाप बाहर आती है, और इस भाप के साथ साथ मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है। और बच्चों, इस एक और वजह है ज्वालामुखी विस्फोट की, वो है भूकंप। यानी कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आने के कारण धरातल पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं, और जहाँ भूपर पट्टी थोड़ी कमज़ोर होती है वहाँ से ये जो लावा है ये बाहर निकलने लगता है। तो अधिकतर यही कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के, भूगर्भ में अधिक ताप होना और भूपर पट्टी का कमज़ोर होना। जैसे आपको पता है, आपने घर में रोटी बनते हुए अवश्य देखी होगी, जब रोटी गर्म हो जाती है तो फूल जाती है। फूलने के कारण क्या होता है, कभी कभी रोटी का वह भाग जो थोड़ा सा पतला होता है वहाँ से ये रोटी की भाप निकल जाती है। कभी कभी रोटी में दरार भी बन जाती है और वहाँ से भाप निकलने लगती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब भूगर्भ में अत्यधिक गर्मी होने के कारण जहाँ भूपर पट्टी कमज़ोर है वहाँ से ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर आने लगता है। बच्चों, ये ज्वालामुखी विस्फोट जब होते हैं तो ये हमेशा इनमें लावा नहीं निकलता रहता है, यानी ये हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं। सक्रियता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। हम बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो हम सदैव क्रियाशील रहते हैं, यानी जिनमें से लावा हमेशा बाहर निकलता रहता है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, और इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, जिसके कारण पूरा आसपास का इलाका जो है वो प्रकाशमान रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी है सुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना है कि विस्फोट दोबारा से हो सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सोए हुए हैं और पुनः जाग सकते हैं, यानी विस्फोट हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन विस्फोट होने की संभावना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। ये दोनों ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। इसमें कभी विस्फोट हुआ था परंतु अब विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, यानी अब इसमें कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो मुख है वो ज्वालामुखी पदार्थों के से ही भर जाता है। जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो इसका मुख है ये ज्वालामुखी पदार्थों के कारण बंद हो गया है, और जो इसका छिद्र था उसमें पानी भर जाने के कारण क्या क्रेटर झील का
निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावना नहीं होती है। म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील ये शांत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम एक नज़र विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों पर डाल लेते हैं। इटली का एटना और वेसुवियस, देखिए आप मानचित्र में इनकी स्थिति देख सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा, उसके अतिरिक्त म्यांमार का पोपा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, और फिलीपींस का मेयॉन, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, ओरेगन राज्य की क्रेटर झील और दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी, ये विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं।